रात के उस सन्नाटे में जब पूरा गांव नींद में डूबा था, एक साया चुपचाप हर घर की दीवारों पर रेंग रहा था। कोई देख नहीं पा रहा था, लेकिन सब महसूस कर रहे थे। एक अजीब सी घुटन, एक अनजानी डर की परछाई। ये कहानी है बंगाल के एक ऐसे गांव की जहां सूरज ढलते ही जिन्नों की दुनिया हावी हो जाती थी। और इसी गांव में रहने आई थी एक आम सी फैमिली, श्वेता, मीनाक्षी और उनका बेटा आर्यन। इन्हें क्या पता था कि जिस घर में वो अपना नया जीवन शुरू कर रहे हैं, उसकी दीवारों ने सदियों पुरानी चीख कैद है। और उन चीखों का मालिक कोई इंसान नहीं था, वो था एक जिन। क्या श्वेता और मीनाक्षी इस गांव के रहस्य को जान पाएंगे, या फिर वो भी बन जाएंगे उन गुमनाम आत्माओं में से एक? तो दोस्तों, अगर आप भी इस रहस्य और डर की गहराई तक जानना चाहते हैं तो जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और डार्क रूम रवि को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। साल 1957 जुलाई का महीना था। बंगाल के आसमान में काले बादलों की चादर तनी हुई थी। कोलकाता शहर के एक कोने में रहने वाला घोष परिवार अपनी व्यस्त जिंदगी से दूर कुछ दिन की छुट्टी चाहता था। अभिजीत घोष 42 साल का एक प्राइवेट बैंक कर्मचारी अपनी पत्नी मीनाक्षी और 2 बच्चों आरव और श्वेता के साथ एक शांत जगह पर छुट्टी बिताने का मन बना रहा था। शहर की आवाज़ें अब नींद में भी पीछा करती थी। मीनाक्षी ने कहा, एक सुबह कहीं गांव चलो जहां सन्नाटा हो, शांति हो। अभिजीत ने अपने ऑफिस के एक पुराने सहयोगी शशांक राय से बात की। शशांक ने सुझाव दिया कि नरकोना गांव, एक पुराना बंगाली गांव जो जंगलों से घिरा था, बिजली का कनेक्शन हाल ही में पहुंचा था और मोबाइल नेटवर्क लगभग ना के बराबर थे। वहां का बासुवाड़ी बहुत प्रसिद्ध है, शशांक ने कहा, पर एक बात ध्यान रखना, शाम ढलने से पहले घर में आ जाना। गांव वाले अंधेरे से बाहर नहीं निकलते। अभिजीत ने हंसते हुए कहा, लोकल फोकल बकवास। वहाँ का बासुवाड़ी बहुत प्रसिद्ध है, शशांक ने कहा, पर एक बात का ध्यान रखना, शाम ढलने से पहले घर में आ जाना। गांव वाले अंधेरे में बाहर नहीं निकलते। अभिजीत ने हंसते हुए कहा, लोकल फोकल बकवास है, बच्चों को गांव का अनुभव मिलेगा, यह काफ़ी है। परिवार जब नरकोना गांव पहुंचा तो बारिश की हल्की बूंदें ज़मीन को तर कर रही थी। चारों तरफ हरियाली थी, लेकिन वो ताजगी नहीं, बल्कि एक अजीब भारीपन महसूस हो रहा था। बासुवाड़ी एक 2 मंजिला पुराना बंगाली घर, जिसे गांव वाले ठाकुरबाड़ी कहते थे, लाल ईंटों से बना, दीवारों पर समय की दरारें, खिड़कियों पर लोहे की जालियां और एक बड़ा नीम का पेड़ ठीक उसके सामने। गांव के कुछ बुजुर्ग घर के बाहर खड़े थे। उनमें से एक हरिहर दा ने धीमी आवाज में कहा, आप लोग यहाँ रहने आए हैं ठाकुरबाड़ी में? मीनाक्षी को वो सवाल अजीब लगा, लेकिन अभिजीत ने बात संभाल ली। हाँ, 2 दिन रुकेंगे, बच्चों को गांव दिखाने लाए हैं। हरिदा ने बस इतना कहा, शाम के वक्त दरवाज़ा बंद रखना, बाहर कोई नहीं निकले। रात के 9 बजे थे। मीनाक्षी ने बच्चों को सुला दिया था। बाहर तेज बारिश हो चुकी थी। नीम का पेड़ हवा में झूम रहा था और उसकी शाखाएं खिड़की से टकरा रही थी। अभिजीत चाय बनाकर बालकनी में खड़ा था कि उसे दूर से खेतों की तरफ से किसी ने बोलने की आवाज़ आई, हमारा ऐशी, हमारा एक खाना अच्छी, मतलब हम आ गए हैं, हम यही हैं। किसी औरत की आवाज़ थी, बहुत धीमी लेकिन दिल चीर देने वाली। अभिजीत ने ध्यान से देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में कुछ नहीं दिखा। शायद कोई गांव वाली होगी। वो बुदबुदाया और अंदर चला गया, लेकिन जैसे ही उसने बालकनी का दरवाज़ा बंद किया, किसी ने बाहर से थपथपाया, 1 2 3। उसका दिल कांप गया। उसने झाँक कर देखा, कोई नहीं था। अगली सुबह गांव के बच्चों ने आरव और श्वेता को बताया, नीम के पेड़ के नीचे रात को मत जाना, वहाँ जिन रहता है, हमारे बाबा दादा बताते थे। श्वेता ने हंसते हुए कहा, जिन? सच में? पर गांव के बच्चे गंभीर थे। जिन दिखता नहीं, बस साया देता है, जो उसके पास जाए वो वापस नहीं आता। मीनाक्षी को भी उस रात एक सपना आया था। एक औरत सफ़ेद साड़ी में गीले बालों के साथ
घर के अंदर घुसती है और कहती है, यह मेरा घर था, तुम लोगों ने इसे क्यों लिया? अगली शाम हवा में ठंडक कुछ ज़्यादा थी। घर के आसपास सन्नाटा भी पहले से भारी लग रहा था। मीनाक्षी मंदिर से लौटते समय गांव की एक बुजुर्ग महिला से मिली। नाम था रंभा दी। झुर्रियों से भरा हुआ चेहरा, सूखे ओठ और आंखों में कोई पुरानी सच्चाई दबी हुई थी। तुम ठाकुर बाड़ी में रुकी हो? रंभा दी ने कहा। हाँ, 2 दिन के लिए, मीनाक्षी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। रंभा दी का चेहरा सख्त हो गया। उस घर में एक औरत मरी थी 42 साल पहले। उसके बाद से कोई चैन से नहीं सोया। उसी रात श्वेता को वही सपना आया। सफ़ेद साड़ी वाली औरत इस बार उसके कमरे में खड़ी थी। उसके होंठ हिल रहे थे लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। फिर अचानक उसका चेहरा काला पड़ गया, आंखों से खून बहने लगा और वो चिल्लाई, तू मेरी जगह पर क्यों है? श्वेता चीखते हुए उठी। मीनाक्षी और अभिजीत दौड़कर आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, कमरे में से एक अजीब सी महक आई, जैसे गीले लोहे, राख और कुछ सड़ा हुआ मिला हो। सुबह हरिहर दा को सब बताया गया। उन्होंने लंबी सांस ली और कहा, बहुत साल पहले अंग्रेज़ों के वक्त इस बाड़ी में ज़मींदार रहता था, रजत बासु। उसकी पत्नियां नाजिया मुस्लिम थी। उसे गांव के लोग कभी स्वीकार नहीं कर पाए। एक रात गांव के कुछ कट्टर लोगों ने उसे जिंदा जला दिया। वो चीखती रही लेकिन किसी ने मदद नहीं की। कहा जाता है कि उसकी रूह आज भी उस घर में है, जिन बनकर। अभिजीत ने टोका, जिन? वो तो मुस्लिम किस्सों में होते हैं। हरिहर दा ने कहा, हाँ, नाजिया मुस्लिम थी और उसने मौत के बाद किसी जिन को अपना बना लिया था। उसकी आत्मा अब अकेली नहीं, वो 2 हैं, एक औरत और उसका जिन। उस रात गांव में एक हादसा हुआ। पास के खेतों में काम करने वाला युवक बबलू, जो शाम बच्चों के साथ बात करने आया था, सुबह मृत पाया गया। चेहरे उसके खरोचे हुए, आंखें खुली हुई और मुंह पूरा जला हुआ। गांव में सनसनी फैल गई। उसने नीम के पेड़ के नीचे पेशाब किया था। किसी ने कहा उसने ठाकुर बाड़ी के सामने सिगरेट पी थी। किसी और ने कहा। मीनाक्षी और अभिजीत का दिल दहल गया। क्या ये सब असली था? श्वेता की हालत बिगड़ती है। रात को श्वेता बुखार में तप रही थी। वो बार बार बड़बड़ा रही थी, वो मुझे बुला रही है, वो कह रही है मेरी जगह ले लो। अभिजीत घबरा गया। गांव के वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने बस माथे पर हाथ रखा और बोला, इसे छाया लग गई है। मीनाक्षी रोने लगी। कोई डॉक्टर को बुलाओ, यहाँ से शहर 3 घंटे की दूर है। हरिदा बोले, लेकिन अगर आप माने तो रंभा दी के पास एक तरीका है। रंभा दी को बुलाया गया। वो धीरे धीरे घर के अंदर आई और नीम के पेड़ को देखती रही। फिर श्वेता के कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। 15 मिनट तक अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। फिर दरवाज़ा खुला। रंभा दी की आंखें लाल थी और उन्होंने धीरे से कहा, अब यहाँ से भाग जाओ जितनी जल्दी हो सके, वरना ये बच्ची कभी दिन का उजाला नहीं देखेगी। भाग जाओ। रंभा दी के शब्द अभिजीत के दिमाग में घूम रहे थे। वरना ये बच्ची कभी दिन का उजाला नहीं देखेगी। रात के 2:30 बजे थे। हवाओं की रफ्तार तेज थी। नीम का पेड़ अपने आप काँप रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे हिला रही हो। अभिजीत ने फैसला किया, सुबह होते ही गांव छोड़ देंगे। सुबह 6 बजे जब हल्का उजाला हुआ तो अभिजीत ने एक स्थानीय जीप वाले से बात की। हमें शहर वापस जाना है, उसने कहा। ड्राइवर ने चुपचाप सिर झुका लिया। फिर बोला, आज नहीं जाएगा बाबू, रास्ता बंद है। पास के गांव में किसी की मौत हुई है, पुलिस आई है, तुम लोग कल निकलना। अभिजीत के पसीने छूट गए। किसकी मौत हुई है? ड्राइवर ने धीमी आवाज़ में कहा। हरिहर दा नहीं रहे, कल रात खेत में मिले। आंखें खुली थी और पूरा चेहरा जल गया था। उस रात मीनाक्षी पूजा कर रही थी जब उसे एक साया दिखाई दिया। कमरे के कोने में दीवार की तरफ पीठ किए एक महिला खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में, बाल गीले, पैर ज़मीन से 2 इंच ऊपर। मीनाक्षी डर के मारे बोल भी नहीं सकी और धीरे धीरे पलटी। वही चेहरा जो श्वेता को सपने में दिखा था।
पर उसकी आंखों में कुछ नया था। नफरत नहीं, दर्द था। वो बुदबुदाई, मेरा ज़मीन, मेरा बच्चा, तुमने सब छीन लिया मुझसे। श्वेता अब थोड़ा बेहतर थी। उसने मीनाक्षी से कहा, माँ, उस नीम के पेड़ के नीचे कुछ है, वहाँ कुछ गड़ा हुआ है। अभिजीत और गांव के एक लड़के प्रमोद ने उस जगह खुदाई शुरू की। कुछ ही देर में एक पुरानी लकड़ी की संदूक निकली, सड़ी हुई कीड़ों से भरी। उसमें एक पुरानी किताब थी जिस पर अरबी और बांग्ला भाषा में कुछ लिखा था। रंभा दी ने किताब को हाथ में लिया और बोली, ये नाजिया की डायरी है। इसमें उसका दर्द, उसका शाप और उसके जिन के साथ जुड़ा संबंध जुड़ा है। रंभा दी ने डायरी पढ़कर जो बताया वो सबके रोंगटे खड़े कर देने वाला था। नाजिया का बेटा 8 साल का था। गांव वालों ने उसे भी जला दिया था। नाजिया ने मौत से पहले एक ताबीज पहन लिया था जो उसे जिनों की दुनिया से जोड़ देता था। मरने के बाद उसकी आत्मा मुसल जिन के साथ मिल गई और अब वो हर उस आत्मा को घसीट रही है जो घर में आती है। वो चाहती है अपना बच्चा वापस और वो समझती है कि श्वेता उसी की औलाद है। रात के 2 बजे सभी लोग सो चुके थे। अचानक दरवाज़ा अपने आप खुला। श्वेता के कमरे से एक चीख गूंजी, माँ, वो मेरी जगह ले रही है। अभिजीत तोड़कर कमरे में आ गया। जो उसने देखा वो ज़िंदगी भर नहीं भूल सका। श्वेता हवा में लटक रही थी और उसके नीचे एक लंबी साया सी आकृति खड़ी थी, बिना चेहरा, बिना आवाज़, पर उसकी आंखें लाल थी और वो बस एक बात कह रही थी, मेरी जगह, मेरी औलाद। श्वेता हवा में लटक रही थी। अभिजीत दौड़ पड़ा। मीनाक्षी चीख रही थी। रंभा दी ने जल्दी से श्वेता के माथे पर सिंदूर का एक गोल चक्र बनाया और एक मंत्र फूंक दिया। एक भयानक गले से निकली हुई आवाज आई, तुम उसे नहीं बचा सकते। श्वेता जमीन पर गिर पड़ी, बेसुध। अगले कुछ मिनटों में सब कुछ बदल गया। खिड़कियां अपने आप खुलने लगी, दीवारों पर गहरे पंजों के निशान उभरने लगे, घर की बत्तियां फटने लगी। फिर वो दिखा, काला धुआं कमरे के कोने में जमा होने लगा। उसमें से एक आकृति निकली, लंबा, बिना चेहरा, हाथों में आँखें लपटे, आंखें बिल्कुल लाल। रंभा दी ने एक ताबीज निकाला और जोर से चलाई, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। जिन एक पल के लिए पीछे हटा, लेकिन फिर तेजी से आगे बढ़ा। रंभा दी ने अभिजीत और मीनाक्षी से कहा, श्वेता को लेकर भागो, मैं इसे रोकूंगी। अभिजीत और मीनाक्षी ने श्वेता को गोदी में उठाया और घर से बाहर दौड़ पड़े। पीछे रंभा दी ने मिट्टी से एक गोला बनाया और उस पर कुछ लिखा, नाजिया का असली नाम। जैसे ही जिन उस घेरे में आया वो तड़पने लगा। रंभा दी ने आंखें बंद की और जोर से चिल्लाई, जो नाजिया बेगम, अपनी औलाद का बदला इंसानों से नहीं लिया जाता। लेकिन जिन अब अनकंफर्टेबल हो चुका था। एक जोरदार धमाका हुआ, पूरा ठाकुर बाड़ी हिल गई। जब अभिजीत और मीनाक्षी ने पलटकर देखा, घर का आधा हिस्सा जल चुका था और रंभा दी अब नहीं रही। सुबह गांव के कुछ बुजुर्ग आए। उन्होंने वो सच बताया जो अब तक छुपा था। नाजिया का बच्चा मरा नहीं था, उसे गांव के एक पंडित ने चुरा लिया था। वो बच्चा बूढ़ा होकर दूसरी जगह जी रहा है। नाजिया की आत्मा अब भी उसे ढूंढ रही है। वो किसी भी छोटे बच्चे को अपना बेटा समझ लेती है, इसलिए नाजिया श्वेता के पीछे पड़ी थी। अभिजीत को अब एक ही रास्ता दिखा, नाजिया को उसका असली बेटा दिखाना। लेकिन असली बेटा कहाँ था? रंभा दी ने मरने से पहले एक सुराग छोड़ा था, पीपल का पेड़, तीसरी जड़, वही मिलेगा उसका नाम। अभिजीत ने और मीनाक्षी ने मिलकर गांव के एक पुराने पीपल के पेड़ के पास खुदाई शुरू की। तीसरी जड़ के नीचे उन्हें एक संदूक मिला। उसमें था एक पुराना बर्थ सर्टिफिकेट, नाम इकराम अली, पता नरकोना गांव। अब वो असली बेटे का नाम जानते थे, लेकिन उसे कैसे ढूंढे जब वो शायद अब जीवित भी ना हो। रात का वक्त, श्वेता नींद में थी। तभी अचानक खिड़की से वो धुआं फिर से आया। इस बार अकेला नहीं, कई जिनों के साथ। हर दीवार पर परछाइयाँ नाचने लगी और एक गहरी आवाज़ गूंजी, मेरा बच्चा चाहिए अभी, या सबकी मौत तय है। और तभी एक बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे चलता हुआ ठाकुर बाड़ी के सामने आ खड़ा हुआ। मैं हूँ नाजिया का इकराम। पूरा गांव नींद से जाग गया था। ठाकुर बाड़ी के सामने खड़ा था इकराम अली।
लाठी पर झुका, कांपती आवाज़ में बोला, नाजिया, मैं तेरा बेटा हूँ, छोड़ दे इन मासूमों को। पर हवा में गूंजती आवाज़ बदली नहीं, बल्कि अब वो और भयानक हो गई थी। तू मेरा बच्चा नहीं है, तेरा दिल पत्थर हो चुका है। जिनों का झुंड घर के चारों ओर मंडराने लगा। अचानक खिड़कियां अपने आप टूटने लगी, ज़मीन कांपने लगी, नीम और पीपल के पेड़ के काले परिंदे उड़ने लगे। इकराम ने कांपते हाथों से अपने गले में पहना ताबीज निकाला। वो ताबीज नाजिया ने उसे बचपन में पहनाया था। इकराम ने ताबीज ज़मीन पर फेंका और चीखा, माँ देख, तेरा दिया हुआ ताबीज अब भी मेरे पास है। हवा अचानक रुक गई। काले धुएं में से एक आकृति निकली, नाजिया का जिन। उसका चेहरा आंशिक रूप से इंसानी था, पर आंखें खून से भरी थी। श्वेता और मीनाक्षी ने घर के भीतर शरण ली थी, पर अब घर सुरक्षित नहीं था। एक साया दरवाजे से होता हुआ भीतर घुस आया। श्वेता की आंखें पलटने लगी, उसके चेहरे पर काले निशान उभरने लगे। मीनाक्षी ने डरते हुए उसे हिलाया, श्वेता उठ बेटा। पर तभी श्वेता की आवाज़ बदल गई, भारी और डरावनी, मैं श्वेता नहीं, अब मैं उसकी जगह हूँ। बाहर इकराम ने माथे पर चाकू से एक निशान बनाया। खून बहने लगा। नाजिया के जिन ने उसकी ओर देखा। इकराम चिल्लाया, माँ ले ले मेरी जान, पर इन मासूमों को छोड़ दे। जिन चीखा, इतना जोर से कि पूरा गांव थर्रा उठा। एक साया इकराम के ऊपर झपटा, सिर्फ 5 सेकंड और सब खत्म। इकराम ज़मीन पर गिर गया, निर्जीव। इकराम के मरते ही हवा थम गई, जिन गायब हो गया, आसमान साफ हो गया। मीनाक्षी ने देखा श्वेता की आंखें अब सामान्य थी। गांव वाले इकट्ठे हो गए। सबने पहली बार राहत की सांस ली, लेकिन जब अभिजीत इकराम के शरीर को उठाने गया तो उसके गले में से एक और ताबीज गिरा। उस ताबीज में लिखा था, बहुत पुरानी बांग्ला भाषा में, रंभा दी की किताब में लिखा था, अगर असली बेटा भी माँ के दर्द को समझे बिना मरे तो जिन फिर से जागेगा और इस बार अमर हो जाएगा। मतलब नाजिया का जिन अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो डार्क रूम रवि को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमेशा के लिए नए और डरावने रहस्य किस्से आपके सामने लाते रहेंगे। अगली कहानी तक खुद को सुरक्षित रखिए और डार्क रूम में मत रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।